यहाँ के कार्यक्रम के लिए मेरे को बोला गया तो भीम सिंह दादा ने और अपने कुछ साथियों ने बताया कि भाई 22 तारीख को एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ रख रहे हैं। मैं कल बड़वानी में भगवान टंट्या भील के पुतले के उद्घाटन के लिए मैं आया था और मेरा समय आज का दिन एक कैंप रखे थे, एक शिविर रखा गया था अलीराजपुर में, लेकिन बताया गया है कि भाई वो कैंप की जगह एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। चलो अच्छी बात है। मुझे ये बताया गया है कि भाई यहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, समाज के अलग अलग संगठन के भी लोग हैं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। साथियों, प्रोग्राम में कितने लोग हैं ये मायना नहीं रखता है, कैसे लोग हैं ये बड़ी बात है। कि वो लोगों को कुछ समझ रहा है, वो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोगों की संख्या कम भी रही तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो 1 लाख की भीड़ भी आप लोग खड़ा कर लोगे, उसको कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मेरा लाइफ इसी काम को देखते देखते गया। मैं 4 लाख लोगों को भी संबोधित किया और 4 लोगों को भी संबोधित किया हूं। इसलिए आप लोग ये दिमाग से निकाल दो पहले कि कितने लोग हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कितने नहीं, कैसे लोग हैं। आप तमाम लोगों से मेरा परिचय पहली बार हुआ। मेरे को नवल दादा ने बताया कि दादा आपको किसी भी हाल में ये प्रोग्राम के लिए आना पड़ता है। तो यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस्म के लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज को मानने वाले, समाज की मानने वाले और समाज को चाहने वाले लोग यहां पर है। इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं अपने समाज के बीच में ये बात कर रहा हूं। छोटी सी बात है साथियों, अभी जमीन के बारे में बात किए। पिछले 5 साल में इस देश में जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून से क्या क्या आपके हाथ में आया है मैं बताना चाहता हूं, और क्या क्या आपसे छीन लिया गया है इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोगों को लगता था कि 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के बहुत विशेष अधिकार है। 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल के अधिकार है, ऐसा आपको बताया गया था। चाहे वो कांग्रेसी हो या बीजेपी का लोग है, हमारी जमीनों पे जिनकी नजर है उनको आपको पहचानना पड़ेगा। हमको बताया गया था कि 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को बहुत विशेष अधिकार है, और अगर ग्राम सभा ने एनओसी नहीं दिया तो वहां पर कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट, कोई भी टाइप के विकास के प्रकल्प, किसी भी टाइप का उत्खनन, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है अगर ग्राम सभा की मान्यता नहीं है तो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट ने 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान था जिसमें ग्राम सभा को विशेष अधिकार थे, वो ग्राम सभा की एनओसी का शब्द निकाल लिए और उसमें परामर्श शब्द डाल दिए। यानी आपकी जमीन को कभी भी छीन सकते हैं लोग। आपका जो एक्ट है वो पूरा बदल दिया गया है। आपकी जमीन के जो विशेष अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया है। आपकी ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आपके दिमाग में डाला गया कि पेसा एक्ट है। याद रखना, आप सुनते वक्त केवल आदिवासी हो, इसी बात को ध्यान में रखना। दिमाग से पार्टी, संगठन और नेताओं को निकालो, पहले समाज के बारे में सोचो। तो इन्होंने आपके दिमाग में डाला था कि पेसा एक्ट है,
और पेसा एक्ट में आदिवासियों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। साथियों, जो पेसा एक्ट है इसमें से भी इन्होंने ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के और आदिवासियों के विशेष अधिकारों को निकाल दिए। जब ग्राम सभा के अधिकार खत्म हो जाते हैं, वहां पेसा एक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। पेसा जो है ये ग्राम सभा के विशेष अधिकारों पर बना हुआ कानून है, और जो ग्राम सभा के विशेष अधिकार है उसके लिए अगर वो कानून बना है और इन्होंने ग्राम सभा के अधिकार आपके पेसा एक्ट से निकाल दिए हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में बंदूक है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं है। आपको बंदूक दे दिए गए लेकिन उसमें गोली नहीं है। क्या मतलब है उसका? ये तो ऐसा हो गया है कि आपको बता दिया गया है कि आपको खाना मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इस टाइप से ये एक्ट को पहले खत्म किया गया और उसके बाद मध्य प्रदेश में लाया गया। पहले एक्ट को, पेसा एक्ट को खत्म कर दिए। आप जानते हो पेसा एक्ट कब बना? कौन से साल में बना है पेसा एक्ट? कितना? 1996 1996 में बना कानून, और ये लोग 2022 में मध्य प्रदेश में लाए उसको। कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी यहां पर और बीजेपी की भी गवर्नमेंट थी। ये दोनों गवर्नमेंट ने आदिवासियों के साथ में गद्दारी की है। 1996 का कानून 2022 में आदिवासियों के सामने लाया जाता है। क्या बात है भाई, इतना लेट क्यों हुआ है? किसी चीज को फ्रिज में रख दो, कोई खाने को फ्रिज में रख दो, 5 दिन बाद वो खाना सड़ जाएगा। आपकी शादी हो गई, 20 साल बाद आप बूढ़े हो जाओगे। यानी पेसा एक्ट आपकी एक पीढ़ी खत्म होने के बाद आपके हाथ में आया है, और वो भी उसमें से ग्राम सभा के विशेष अधिकारों को खत्म कर दिए इन्होंने। ये पेसा एक्ट की बात हुई। उसके बाद इन लोगों ने एक कानून लाए जिसको बोलते हैं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। 2340 शेरों के लिए आदिवासियों की 6 लाख हेक्टेयर जमीन इन्होंने दे दी है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर, नागालैंड से लेकर केरल तक जो आदिवासियों की जमीन है उसमें आपका अलीराजपुर भी है। मैं नक्शा बताऊंगा आपको, जिसको टाइगर कॉरिडोर बोलते हैं। ये सरकार को शेर की चिंता है, आदिवासियों की चिंता नहीं है। ये पूरी आदिवासियों की जमीन से इन्होंने 2340 शेरों के लिए 6 लाख हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन को ले लिए, और उसके बदले में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 2 करोड़ आदिवासी, 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव से दूर चले जाएंगे। ये एक कानून, यानी देश में ऐसा चित्र बना दिए है, टाइगर रहेगा या ट्राइबल रहेगा। सरकार के सामने 2 प्रश्न थे, या तो टाइगर को जिंदा रखो या ट्राइबल को जिंदा रखो, लेकिन ये सरकार ने फैसला ली है टाइगर को जिंदा रखने का, ट्राइबल को नहीं। शेर या आदिवासी जंगल में 2 कोई भी रहेगा, उसमें से एक कौन रहेगा ये तय करना है। तो सरकार ने बोली शेर रहेगा, यानी जानवर रहेंगे लेकिन आदिवासी नहीं रहेंगे। उसके बाद जब हम लोग, पूरे देश के आदिवासी लोग मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे थे, जब हमारी मां बहनों को सड़क पर नंगा घुमा रहे थे ये लोग, ऐसा देश में किसी समाज के साथ में नहीं हुआ है। मणिपुर में नंगा सड़क पर हमारी मां बहनों को घुमाया गया है। 400 मशीन गनें लूटी गई, 6 लाख गोलियां लूटी गई, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई मिलिट्री से गोली लूट सकता है?
बंदूक लूट सकते हैं? एक आम आदमी किसी मिलिट्री से बंदूक लूट सकता है क्या? यह हजम होने वाली बात है क्या? इसका मतलब दूसरा साफ है कि आदिवासियों को मारने के लिए 400 मशीन गन और 6 लाख गोलियां दी गई थी। साथियों, आदिवासियों के गांव जला दिए। 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे दौड़ नहीं सकते थे बचने के लिए, वो उसी घर में जल के मर गए। करीब करीब 400 आदिवासी मारे गए। 1 लाख आदिवासी हमेशा के लिए वो गांव छोड़ के, वो प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। ये 6वीं अनुसूची के आदिवासी है। जो मणिपुर के लोग हैं, ये 6वीं अनुसूची के आदिवासी है, और अलीराजपुर के लोग 5वीं अनुसूची के आदिवासी है। अब देखिए, जो लड़कियों को नंगा घुमाया गया, गवर्नमेंट बोलती है हमको 3 महीने बाद पता चला। 3 महीने बाद आदिवासी की बच्ची को नंगा घुमाते हैं, उसकी खबर प्रधानमंत्री को 3 महीने बाद पता चलती है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो 30 मिनट में बात दिल्ली में आ जाती है। क्या बात है? हमारी मां बहनें मरती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारी जमीनों को लूटा जाता है, उसकी खबर सरकार को 3 महीने बाद मिलती है। और एक आदि आबा बाबा आता है, उसकी 3 मिनट में पूरे प्रदेश में खबर निकल जाती है, पूरे टीवी चैनल दिखाने लग जाते हैं। वो तो एक शॉट था जो आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा था। ऐसे कई बच्चियों को नंगा घुमाया गया होगा, कई लोगों के साथ बलात्कार किया गया होगा। तो ये 6वीं अनुसूची के आदिवासियों के साथ में हुआ। उसके बाद इनके दिमाग में आया कि भाई जमीन तो 5वीं अनुसूची के आदिवासियों के पास भी है। ये बात आप सब लोग, पूरे समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें मैं जो बोल रहा हूं, इस बात को पूरी जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं। इनके दिमाग में आया कि जमीन तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की हमको चाहिए। इन्होंने टारगेट किया आप लोगों को, और सरकार ने एक बिल लाई। हम सब लोग मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे थे, और लोकसभा में बिल पारित किया गया जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको वन सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं 2023। ये 1980 के नियम को अमेंड करके इन्होंने ये बोल दिया है कि जो दावे की जमीन आप बता रहे थे शंकर दादा, जो आप लोग बोल रहे थे कि वन अधिकार के तहत हमारे दावे की जमीन, जो सामुदायिक दावा बोलते हैं, जिसको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बोलते हैं, वो अधिकार अब निकल गया है। गवर्नमेंट ने उन जमीनों को लीज पे देने की बात और उसका कानून निकाल दी गई है। जिस जमीन पर आदिवासी दावा कर सकता था, जिस जमीन का आदिवासी मालिक था, सरकार ने उस जमीन को प्राइवेट सेक्टर को दे दी लीज पर, 60 साल की लीज पर। अब तुम कभी दावे की बात नहीं कर पाओगे। और दूसरा कानून उसमें डाल दिया कि अब आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन नहीं रहेंगे, अब आदिवासी क्षेत्रों में सेना रहेंगी, सेना के सेंटर बनाए जाएंगे। अरे पुलिस स्टेशन रहता है तो आप जाके कंप्लेंट करते हो, एफआईआर बनाते हो, उसको कानून का राज बोलते हैं। मिलिट्री के लोगों का एक ही काम होता है, पैरामिलिट्री फोर्स का, या तो गोली मारना, या तो भगा देना, या गोली मार देना। ये कानून के तहत आदिवासी क्षेत्रों में ये लोग सेना के सेंटर लगा रहे हैं। अब तुम्हारे क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा। 370 के तहत इन्होंने कश्मीर को हमला किया, कश्मीर को अपने अंडर में लिए। 371 और 372 ये 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के आदिवासियों के अधिकार है। इनको मालूम था कि इस देश में अगर जमीन किसी के पास है तो आदिवासियों के पास में है, ना कि पाकिस्तान के पास है, ना नेपाल के पास है, ना बांग्लादेश में है, ना श्रीलंका पर है। इसलिए भारत सरकार इन देशों पर आक्रमण करने के बजाय आदिवासियों पर आक्रमण करने की रणनीति बना रही है। साथियों, पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि वन कायदे की जमीन का कानून बनाया गया
और उसमें लिखा गया कि भैया यहां पर आपको सुरक्षा के लिए सेना लगाई जाएंगी, पुलिस नहीं। अब आगे की बात सुनो, सेना लगाए जाएंगे, पुलिस नहीं लगाई जाएगी, आपके क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा। साथियों, आपके 5वीं अनुसूची के अधिकार खत्म, आपके पेशा के अधिकार खत्म, आपके क्षेत्रों को अभी टाइगर रिजर्व जोन और उसको बफर जोन के नाम से आपके 2 करोड़ आदिवासियों को देश से बाहर निकालने की रणनीति, उनके मूल जमीन से उनको बाहर निकालने की रणनीति इन्होंने बना ली है। और ये कानून के तहत आप जो वन दावा कर सकते थे, जो वन पट्टे आपको मिल सकते थे, वो भी नहीं मिलेगा। पुलिस थी, आप आंदोलन कर रहे थे तो कुछ चीजें आपको मिलती थी। जब मिलिट्री रहेगी और आप आंदोलन करोगे तो आपको देशद्रोही बोल के ये लोग गोली मार देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कानून पढ़ो, मैं लेके आया हूं। ऐसा कानून इस देश में कौन से समाज के खिलाफ में बनाया गया, थोड़ा बताओ। कौन से खिलाफ में, किसके खिलाफ में बनाया गया ऐसा कानून जो आदिवासियों के खिलाफ में बनाया गया है? तुम्हारी जमीन, जल, जंगल तुम्हारे हाथ से छीन लिए, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बची है। आदिवासियों की जमीन को नॉन ट्रांसफरेबल लैंड बोलते हैं, अपरिवर्तनशील भूमि, उसको परिवर्तनशील भूमि बना दी है अभी। पहले आदिवासियों की जमीन वस्तु नहीं थी, इसको खरीदी बिक्री की वस्तु बना दिया गया है। आदिवासी की जमीन का कानून जो बिरसा मुंडा के आंदोलन से, भगवान टंटा भील के आंदोलन से बना था, वो कानून था जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, 1898 का। 1898 में कानून बना कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जाएगी, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। लेकिन ये कानून अब पूरा बदल गया है। अब तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, और ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि एक तरफ तुम्हारे यहां से पुलिस स्टेशन खत्म, दूसरी तरफ सेना लगा दिए है, और अगर तुम अपनी जमीन की बात करोगे तो तुम गोलियों के भुने जाओगे। तुम्हारे क्षेत्रों में सेना लगाने का मतलब यह होता है साथियों, सीधा युद्ध, गृह युद्ध की तरफ आदिवासियों को ढकेल दिया गया है। मैं तुमसे पूछता हूं, कैसे मुकाबला करेंगे हम सेना का? क्या तैयारी है तुम्हारे समाज की? कौन सा नेता बचा सकता है, कौन सी पार्टी बचा सकती है तुमको? जब यह कानून लाया गया 2023 का, तो लोकसभा में यह बिल पास हुआ और राज्यसभा में भी विपक्ष था, वहां कांग्रेस भी थी। इधर बीजेपी तुम्हारे पे हमला कर रही है और उधर कांग्रेस चुप है, इसका मतलब दोनों सहमत है, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या करोगे तुम? तुम्हारे कौन से लोग, कौन सा नेता तुमको बचा सकता है? किसके दरवाजे पे जाओगे आप? पूरे मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, ऐसा आदिवासी नेता बताओ जो तुमको टिकट दे सकता है, तुम्हारी बात संसद में रख सकता है, तुम्हारी बात को विधानसभा में रख सकता है, लड़ सकता है, जेल जा सकता है, मर सकता है। कहां है ऐसे नेता? एक चिल्लर पार्टी बना के क्या कर लोगे तुम? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? अब तो सेना के सामने तुम्हारा समाज खड़ा है। किस टाइप से लड़ोगे आप? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? किसके भरोसे लड़ोगे? क्या है तुम्हारे पास? तुम तो टूटे हुए हैं। बारेला अलग भागता है, बिलाला अलग भागता है, भील अलग भागता है, दरबार अलग भाग रहा है। टंटा भील ने बोला, बे तेरा वंश एक है, तेरी संस्कृति एक है, तेरा खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमको समाज नाम की चीज समझी ही नहीं है, हमको टंटा भील समझा ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को टंटा भील समझ रहा है, अमेरिका के आदिवासी अभी टंटा भील की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आदिवासी टंटा भील पे बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का आदिवासी टंटा भील को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में डाला गया है टंटा भील तो डकैत था। अबे टंटा भील इस देश का बाप था, उसके जैसा संघर्ष किसी इतिहास में कोई आदमी ने नहीं किया है। आज जो तुमको गर्व से तुम बोलते हो हम भील है, आदिवासी है, ये केवल कोई भगवान ने नहीं दिया तुमको, वो टंटा भील की देन है।
आप जिनको बात कर रहे हैं अलीराजपुर का एक एक आदिवासी आदमी, जाओ 1864 के पहले के रिकॉर्ड निकालो तुम्हारे जमीन के, तुमको पता चलेगा कि ये जमीन तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने नहीं, टंटा भील की वजह से मिली है। उसके मरने की वजह से जो कानून बना है उसके तहत तुमको जमीन मिली है। तुमको जमीन देने के लिए ये लोग मर गए, तुमको जमीन देने के लिए ये लोग फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, और आज वो जमीन तुमसे छीनी जा रही है। हमारे समाज के कोई बड़े नेता, मैं छोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऊपर लेवल के नेता है वो गांडू के जैसा देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए कि समाज का कोई दबाव नहीं है, समाज नाम की संस्था का कोई दबाव नहीं रहा। अगर समाज जिंदा होता तो नेता को बैठ बोलते तो सो जाता था वो। समाज में इतनी ताकत है। अगर ये आदिवासी नहीं होते तो कोई विधायक बन सकता था, आदिवासी नहीं होते तो कलेक्टर बन सकता था, आदिवासी नहीं होते तो कोई कमिश्नर बन सकता था, कोई इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था। अगर आप आदिवासी नहीं होते तो आपकी औकात ही नहीं थी। आपके हिस्से में जो पहचान आई है, आपके हिस्से में जो सामाजिक अधिकार आए हैं संविधान में, वो भगवान टंटा भील की देन है। तुमको जमीन किसने दिया? अगर तुम अपने आप को टटोलेंगे, रिकॉर्ड टटोलेंगे, तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह भगवान टंटा भील की वजह से आई है। हमारे कुछ गांडू लोग, हमारे कुछ बेईमान गद्दार लोग भगवान टंटा भील को डकैत बोलते हैं। अबे तेरा बाप है वो, तेरा भगवान है वो, उसको डकैत बोल रहा है जिसने तेरे पेट में रोटी डाला है, जिसने तेरी मां के बदन पे कपड़े डाला है। तुमको तो ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था आदिवासियों को, चाहे गोंड हो, भील हो, बिलाला हो, बारेला हो, तरबार हो। हमारी मां बहनों को उस वक्त ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था, अपना स्तन ढाक नहीं सकती थी हमारी मां बहनें। जब ब्लाउज पहनते थी तो टैक्स देना पड़ता था उसको। उस लड़ाई को भी टंटा भील ने लड़ा, तब हमारे हिस्से में ये बदन पे कपड़े आए। एक साथ 14 लोगों को टंटा भील ने मारा था। 70 ग्राम पंचायत में 70 जमींदारों को एक ही दिन, एक ही समय पे सजा दी गई थी। वो टंटा भील है। टंटा भील मामूली चीज नहीं है। हमने टंटा भील से क्या लिया? पहले तो हमको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनहगारी जमात। पैदा हुआ आदमी तो गुनहगार बोलते थे उसको। और क्रिमिनल ट्राइब के खिलाफ में साहब कानून था कि कहीं पे भी देखो क्रिमिनल ट्राइब को मार दो, लेकिन दूसरा जो मारने वाला रहेगा उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। इतने सारे भीलों को मारा गया है, लाखों की संख्या में, जिनकी बॉडी भी नहीं मिली उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। एक तरफ ऐसा कानून कि ब्राह्मण भाइयों को कोई सजा नहीं होगी, और दूसरी तरफ यह कानून कि जहां भील दिखे या गोंड दिखे, बिलाला दिखे, बारेला दिखे, उसको मार दो। ये कानून के खिलाफ में टंटा भील को जब भगवान रेंगाकोर को, जो उनके खासम सैनिक थे, उन्होंने बोला कि भगवान अपने लोगों को अब नौकरियां नहीं मिलेगी, अपने लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। तब होलकर एम्पायर था, अंग्रेजों की ये थी, हुकूमत थी। तो टंटा भील ने बोला ठीक है, इस पर कुछ विचार किया जाएगा। जब टंटा भील के सामने ये प्रश्न आया तो टंटा भील ने बोला, जाओ अंग्रेजी सरकार को बोल दो, अगर टंटा भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में नौकरी भर्ती करो। आपको जो नौकरी देने की बात उन्होंने किए, उसके बावजूद में अपनी जान गिरवी रख दिया था टंटा भील ने। जब टंटा भील ने बोला कि जाओ आदिवासियों को पुलिस में नौकरी दो, उसके बाद अगर तुमको टंटा भील को पकड़ना है तो पुलिस में आदिवासियों को भर्ती करना ही पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से ब्रिटेन गई, और जिसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते हैं, वंश परंपरागत एक्ट, कानून कि गुनहगार का बेटा गुनहगार, तुम्हारा बच्चा पेट में भी रहेगा तो वो क्रिमिनल ट्राइब था। ऐसा कानून किसी दूसरी कौम के खिलाफ में नहीं था इस देश में, जो हमारे खिलाफ में था। वो कानून खत्म हुआ और आदिवासियों को सरकारी महकमे में नौकरियां मिलना शुरू हुई। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमको आरक्षण दिया संविधान बनने के बाद, लेकिन नौकरी के लायक हमको किसी ने बनाया है तो भगवान टंटा भील ने बनाया है।
आप नौकरी कर रहे हो वो भी भगवान टंट्या भील की देन है। मैं आदिवासी क्षेत्रों में जा रहा था, मैं तलाश करते रहता हूं कि भगवान टंट्या भील का कहीं तो भी पुतला दिखे। अपने समाज का आदमी, पार्टी की चिंता है उसको, नेता की चिंता है, लेकिन समाज की चिंता नहीं है। अरे अब तो तुम फंस गए, अब तो मारे जाने वाले हो तुम, तुम्हारी आखिरी पीढ़ी है ये। इसके बाद कोई जंगल जमीन की बात नहीं करना, कोई भी नेता तुमको बचा नहीं सकता। मैं खुला चैलेंज देता हूं यहां से, अगर कोई नेता बोले कि हां मैं आदिवासियों को बचा सकता हूं, तो मैं उसकी चप्पल लूंगा, अपने सर पे लूंगा और सीधा नागपुर जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में आदिवासी फंसा है कि तुम्हारे पास अब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे अधिकार तुम्हारे छीन लिए गए हैं और सेना के हवाले कर दिया आदिवासियों को। ऐसा बिल किसी समाज के खिलाफ में आया क्या पार्लियामेंट में? क्या चाहती है गवर्नमेंट? इसका मतलब साफ है कि सरकार कोई भी रहेगी वो आदिवासियों को ही मारने के लिए बनाई गई है। इसका न्यूज रील जो था वो मणिपुर है। अगर ये घटना मणिपुर में हो सकती है तो अलीराजपुर में भी हो सकती है। आप अपने बाल बच्चों को, अपनी मां बहनों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे कि जब हमारे अधिकार छीन रहे थे तो मेरा बाप गांडू बन के घर में बैठा था, मेरा पढ़ा लिखा साथी, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग हाथ पर बांध के अगरबत्ती लगा रहे थे। जब हमारे अधिकार छीन रहे थे तो हमारे नेता पार्टियों की गुलामगिरी कर रहे थे। जब हमारे अधिकार खत्म हो रहे थे तो हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा बेकूफी भरे काम कर रहे थे। किसी को धर्म का नशा है, किसी को पार्टी का नशा है, किसी को जाति का नशा है। अबे बचेगा नहीं तो क्या करेगा? मैं ये नेता हूं, मैं फलाना नेशनल नेता हूं, मैं बुलाता हूं उसको, इंटरनेशनल नेता बना देते उसको। क्या करेगा? कैसे लड़ेगा? कैसे बचाएगा अपनी कौम को? यह परिस्थिति देश के किसी समाज के सामने नहीं है जो तुम्हारे समाज के सामने है। मुस्लिमों को खुलेआम मारा गया कश्मीर में, कोई मुस्लिम देश उनके बारे में नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दिया है कि अस्पा कानून जो है, जिसको आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, जिसमें कानून के तहत किसी भी सिपाही के ऊपर कोई कानूनी दर्ज नहीं होगा। अगर वो तुमको गलती से भी गोली मार देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अपनी मां बहनों की इज्जत भी लूट लेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। उसको आस्पा कानून बोलते हैं। और अब वो कानून आदिवासी क्षेत्रों में लगा दिया गया है इनडायरेक्टली। इसमें बीजेपी शामिल है और कांग्रेस खामोश है। समझ जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। हम चुपचाप देख रहे हैं, खामोश है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मेरे भाइयों, मैं जो भी बात बता रहा हूं इसमें से एक बात भी झूठ नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, ये सच है। सच्चाई से बाहर मत भागो। कितने दूर भागोगे तुम समाज से? अकेले अकेले अलग अलग भागोगे तो कुत्तों की मौत मर जाओगे तुम। जिंदा रहना है, बचना है तो समाज को एक जगह लाना पड़ेगा। पार्टी वार्टी बाद में, नेता पार्टी धर्म बाद में, पहले समाज। तुमको धर्म के अनुसार भारतीय संविधान में अधिकार नहीं मिले, तुमको समाज के अनुसार भारतीय संविधान में अधिकार मिले हैं। आज तुम्हारे पढ़े लिखे लड़के डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, मजाक उड़ा रहे सब लोग उनका। तुम्हारे लोगों पे खुलेआम पेशाब कर रहे हैं, खुलेआम, और वीडियो भी वही लोग बनाते हैं और उसको जारी कर देते हैं। आज हमारे समाज के पुरुष पे इन्होंने पेशाब किए, कल हमारी महिलाओं पे पेशाब करेंगे तो कैसा लगेगा? बताइए कैसे लगेगा? एक तरफ नंगा घुमाने का पिक्चर और दूसरी तरफ हमारी महिलाओं पे पेशाब करने का पिक्चर। थोड़ा सोचो कैसा लगेगा? कहां है तुम्हारा समाज?
अरे मध्य प्रदेश में 32% आदिवासी है, लेकिन किसी भी चुनाव में आदिवासियों को अलग करके इलेक्शन होता है इस देश में। तुमको बेच दिया जाता है, तुम्हारे नेताओं को, अपना बीजेपी का नेता रहे या कांग्रेस का नेता रहे, उसकी किसी भी पार्टी में, किसी की भी पार्टी के ऊपर कोई पकड़ नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि समाज एक जगह नहीं है। कौन सा नेता है, किसके दरवाजे पे जाना है, चलो बताओ। बीजेपी के नेता का नाम लो, कांग्रेस के नेता का नाम लो, आदिवासी नेता का, जो हमारे लिए लड़ सकता है क्या? जब कोई नहीं है तो क्या करोगे तुम? ये लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी। ये जो युवा खड़े हैं ना, इनको गांडू मत बनाओ, इनको लड़ने वाला बनाओ, क्योंकि इनको लड़ना सिखाओगे तो ही जिंदा रह पाएंगे। बच्चा तुम्हारा है, उसके दिमाग में सोच दूसरे की है, वो तुम्हारे मर्जी से नहीं जी रहे हैं, वो दूसरों की सोच के हिसाब से जी रहे हैं। बच्चा तुम्हारा, लेकिन उसके दिमाग में जो कैसेट है दूसरे की है। तुमको वो पिताजी नहीं बोलता है, लेकिन सामने वालों को परम पूज्य पिताजी बोलता है। परम पूज्य महाराज, कौन सा महाराज आदिवासियों को जमीन दिया, थोड़ा बताओ। कौन सी पार्टी ने आदिवासियों को जमीन दी? कौन से नेता ने आदिवासियों को जमीन दिया है? सब लोगों ने गद्दारी की है हमारे साथ में। इसीलिए किए क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं है। इस देश का ब्राह्मण भाई अपने बच्चे को 5 साल की उम्र में देता है, ले ये पुराण पढ़, ये वेद है, पढ़ इसको। उसको आरएसएस में भेजता है, उनके कार्यक्रम चलते हैं, उनका संघ चलता है, उनका जज भी रहेगा तो चट्टी पहन के शाखा में खड़े हो जाता है। इस देश का मुस्लिम भाई अपने 4 साल के बच्चे को मदरसा में भेजता है, वो उसके हाथ में कुरान देता है, उसको बताता है कि बेटा ये तेरे जीने और मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। उनकी मस्जिदें चलते हैं, उनके मदरसा चलते हैं, उनके कॉलेज चलते हैं, स्कूलें चलते हैं, दवाखाने चलते हैं, आईटीआई चलते हैं। उस कौम का आदमी कचरा चुनने वाला भी रहेगा तो उसको सामाजिक प्रोटेक्शन मिलता है। क्रिश्चियन भाइयों को देखिए, उनके 6 साल की लड़की से लेकर 16 साल की लड़की नन बन जाती है, वो समाज के लिए काम करना शुरू करते हैं, उनके चर्चेस चलते हैं, उनके स्कूल है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है। वो अपने बच्चे को बताते हैं बेटा ये बाइबल है, तेरे जीने मरने का साधन है। बौद्ध भाई जिनको पानी नहीं पिलाया जाता था, जो बाबा साहब की सोच को लेकर खड़े हैं, वो अपने बच्चे को बोलता है बेटा ये बुद्ध और उसका धम्म है और ये बाबा साहब है, ये प्रेरणा लेके तेरे को जीना है, यही प्रेरणा लेके तेरे को मरना है। उनके बौद्ध विहार है, उनका सेंटर चलता है, नागपुर के दीक्षा भूमि से जो ऑर्डर निकलता है, देश के पूरे दलित बौद्ध भाई उसको मानते हैं। किसी ने आपको पूछा कि आपके समाज का चालक पालक और मालक कौन है, क्या जवाब दोगे तुम? किसके विचारों पे चलता है यह समाज? कौन तुम्हारे रहनुमा है, कौन तुम्हारे संरक्षक है? तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछेगा कि मैं कौन हूं इस देश में, मेरा इतिहास क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, क्या दोगे तुम? तुमको पूछेगा मैं कौन सी किताब पढ़ूं। एक किताब भी दे नहीं सकते हम अपने बच्चों को, यह हालत है हमारे समाज की। ये मैयत में 100 लोग दिखाई देते हैं और शादी में 1000 लोग। कोई बाबा आएगा तो लाखों आदिवासी जाते हैं, लेकिन समाज पर कोई बात होती है 1000 में नहीं दिखाई देते हैं। कैसा समाज है ये? इतना बेईमान समाज। हम अपने ही शहीदों के साथ में, अपने ही भगवानों के साथ में बेईमान हो गए हैं। हम खुद गद्दारी कर रहे हैं, किसी दूसरे की तरफ उंगली करने की जरूरत नहीं है। साथियों, पूरे देश में सबसे ज्यादा नजर आदिवासियों पर है। पाकिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान में आदिवासी रहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी 10 मिनट बात करेंगे, आप सुनेंगे कि नहीं? हाँ। पाकिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान में आदिवासी रहते हैं।
दादा, नेपाल बोलता है कि नेपाल में आदिवासी रहते हैं, बांग्लादेश बोलता है कि बांग्लादेश में आदिवासी रहते हैं, और ये तीनों देश भारत से निकले हुए हैं, लेकिन भारत नहीं बोल रहा है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। ये अभी भी सरकार ने हलफनामा भेजी है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं है, इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। तुम्हारी नागरिकता खतरे में आ गई है। तुम जो छाती ठोक के बोलते थे कि हम नागरिक नहीं मालिक है, अब तो तुम पूरे खत्म हो गए हो। कैसे बचाओगे अपने कौम को? क्या तरीका है? नेतागिरी करने से बच जाएगा समाज? विधायक बना देते, चीफ मिनिस्टर बना देते, चलो क्या करेंगे? अरे अभी तो राष्ट्रपति है ना अपनी आदिवासी। मणिपुर में जब कांड हुआ तो वहां की राज्यपाल भी आदिवासी थी और राष्ट्रपति भी आदिवासी। क्या उखाड़ लिए? क्या किए? तुम्हारी मां बहने वहां पे लेडीज राज्यपाल, लेडीज राष्ट्रपति, और लेडीज को ही नंगा घुमाया जाता है आदिवासियों को। इससे ज्यादा बड़ा तमाशा और क्या देखना बाकी है हमारे लिए? क्या बनोगे तुम? राष्ट्रपति से बड़ा पद मिल सकता है? क्या करोगे तुम? एक विधायक के पद के लिए हम एक दूसरे से लड़ते चले जाते हैं। मेरे साथियों, हम चारों तरफ से फंस गए हैं। अभी इस समाज को जाल में फंसा दिया गया है। याद रखना, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो हमको कोई पूछेगा नहीं इस देश में। कौन से गुमान में है? मैं ये पार्टी में हूं, मैं ये संगठन में हूं, क्या उखाड़ लेगा तू? अबे तेरे बच्चे के साथ जो होने वाला है, तेरे समाज के साथ, तेरी कौम के साथ जो होने वाला है, उसको दूर रख के बात मत कर, उसकी सच्चाई को समझ के बात कर। हमारे लोगों को समझता नहीं, क्योंकि हमारे लोग सोचते नहीं है, गंभीर नहीं है। हम लोग काम करने से शर्माते हैं समाज में। हमारे बड़े बड़े लोगों को, ऑफिसरों को समाज के बीच में आने को, बैठकर बात सुनने को उनको शर्म आती है, अपनी जात छुपाते हैं। पीछे में फोटो लगाते हैं सावरकर का, विवेकानंद जी का फोटो लगाते हैं, पीछे फोटो लगाते हैं गांधी जी का। टंटा भील का फोटो क्यों नहीं लगाते? बिरसा मुंडा का फोटो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि डरते हैं। हमारे ऑफिसरों की हालत बना दी है इन्होंने, कभी भी किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर हो सकता है। ये पार्टी का कार्यकर्ता तो भी अच्छा रहता है, ऐसे बुरे हाल आदिवासी अफसरों के और कर्मचारियों के बना दिए गए हैं। मैं आपके बीच में आया, ये उम्मीद से आया कि आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं, आप भगवान टंटा भील के खून के लोग हैं, आप भगने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं। आप समाज के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, ये उम्मीद से मैं आया। मैं देश के हर आदिवासी कौम में जाता हूं, हर जगह मैं उनसे यही बात कर रहा हूं कि भाई क्या किया जाए, किस तरीके से जिया जाए, हमारी जनरेशन को जिंदा रखने का क्या फॉर्मूला होगा। कोई बात नहीं कर रहा है, सब कंफ्यूज बैठे हैं। ऐसे से जमेगा नहीं नवल दादा, ऐसी 10 मीटिंग भी आप कर लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आप लोग दौड़ोगे, भागोगे, इसको जमा उसको जमा, नहीं। आपको दिमाग का कारखाना खोलना पड़ेगा, विचारों का कारखाना खोलना पड़ेगा, घर घर में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी समाज की बात कर सकता है। पढ़े लिखे लोगों ने ही समाज को धोखा दिया है। जितने ऑफिसर है वो पूरे आरएसएस को चंदा देते हैं और कोई दूसरे संगठन को चंदा दे देंगे, लेकिन समाज के लिए कोई ऑफिसर सामने नहीं आता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जिस टंटा भील ने उसको नौकरी दिया, जिस टंटा भील ने उसको जिंदा रखा, इस देश में पहचान दी, जिस टंटा भील ने उसको जमीन दिया, जीवन दिया, वो टंटा भील के आंदोलन को चलाने के लिए उसके जेब से 10 रुपए नहीं निकलते हैं।
इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में शहीद हो गया। रात भर चमड़ी निकाल रहे थे बिरसा मुंडा की और बोल रहे थे कि बोल तू ये देश का मूल मालिक नहीं है, तू लिख के दे दे तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देते हैं। रात भर चमड़ी निकाली गई उसकी। आपको एक चिमटी लगती है तो कैसा तिलमिला जाते हो आप। कौम के खातिर रात भर तड़पते रहा बिरसा मुंडा। मर गया लेकिन बोला नहीं, साइन नहीं किया और आखिरी तक बोला मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी रहूंगा। 16 साल की उम्र में भगवान टंट्याभिल का न्यूज पढ़ा था ब्रिटिश टाइम में बिरसा मुंडा ने। 16 साल की उम्र में रांची में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश टाइम करके एक अखबार आता है, उसमें न्यूज छपी थी कि ये रॉबिन हुड जो है, इंडियन रॉबिन हुड हैड केज बाय द पुलिस फोर्सेस, यानी उसको अरेस्ट कर लिए थे टंट्या मामा को और उसको फांसी की सजा होने वाली है। ये जब न्यूज बिरसा मुंडा ने पढ़ा 16 साल की उम्र में, तो बिरसा मुंडा ने बोला भगवान मैं आपके अधूरे मिशन को पूरा करूंगा। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला नहीं था बिरसा मुंडा, वो झारखंड का रहने वाला था। झारखंड के बिरसा मुंडा ने भगवान टंट्याभिल से प्रेरणा ली, लेकिन मध्य प्रदेश का आदिवासी भगवान टंट्याभिल की प्रेरणा से दूर भाग रहा है, घबरा रहा है। वह गणपति बिठाता है, बिरसा मुंडा टंट्याभिल के पुतले बिरसा मुंडा के पुतले नहीं बिठाते हो, जम के पैसा खर्चा कर देते हो। तुमको पहचानेगा कौन? तुम आदिवासी हो, तुम्हारी औकात क्या है? थोड़ा निकालो, टंट्याभिल को अलग कर दो तुम्हारे समाज से और देखो तुम्हारी देश में और विश्व में क्या औकात है, क्या पहचान है अपनी। अपने को कोई नहीं पूछेगा। आज के दिन जो अंतरराष्ट्रीय अधिकारों की आपने बात रखी दादा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अब आदिवासियों के बारे में बोलने को डर रहे हैं लोग, क्योंकि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री ने अभी तक के संसद पे एक शब्द नहीं बोला, तो भी किसी ने उनका कुछ नहीं उखाड़ लिया, क्योंकि मामला आदिवासियों का था, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब चुपचाप थे, अपने लोग भी चुपचाप थे। ऐसी परिस्थिति में आप कौन से स्टेज पे आ गए हैं? हमारे समाज के लोग, हमारे लिए कौन सा खतरा बढ़ गया है? हमारे जिंदा रहने की आखिरी लड़ाई है मेरे भाइयों। अब तो तुम्हारे यहां की भी जमीन जा रही है, यहां की भी जमीन जाएंगी ग्रेनाइट प्रोजेक्ट के लिए, पत्थरों के लिए। यहां से कम ये लोग 25,000 हेक्टेयर जमीन तुम्हारी ले लेंगे और 25,000 हेक्टेयर जमीन से तुम्हारा ये जो सोंडवा एरिया है, यहां से कम नहीं कुछ तो 42,000 परिवार हमेशा के लिए विस्थापित हो जाएंगे। क्या कर लिया हमने? ये ऑर्डर है क्या? मैं बोला और आप ऑर्डर दिखा रहे हैं। ये ऑर्डर है बोलते हैं। 33 गांव गए हैं दादा, 74 गांव की लिस्ट है। दूसरा ऑर्डर दिखाता हूं मैं आपको, आप तो सिर्फ 33 देख रहे हैं। ये तो न्यूज रील है, पिक्चर तो बाकी है। जमीन आदिवासी की, खनिज आदिवासी का, लेकिन टाइल्स की फैक्ट्री है किसी और की। जमीन आदिवासी की, उसमें कोयला आदिवासी का, लेकिन कोयले की खदान किसी और की। जंगल आदिवासी का, सागौन के झाड़ आदिवासियों के, लेकिन आरा मशीन किसी और की। हमारे लोगों को सिर्फ भगाने की और डराने वाली वस्तु बना दी है इन्होंने। अगर जिंदा रहना है, सही में जिंदा रहना है इस देश में, तो एक जगह आए बिगर आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये संगठन वाली भाषा छोड़ो, केवल मिशनरी भाषा करो। तुम कोई भी पार्टी में होंगे, किसी भी संस्था में होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के दिन आपके लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 22 तारीख है, शायद आपको मालूम नहीं। 22 जिसको बोलते ना आप लोग, ये ग्राम सभा 1 लाख ग्राम सभा का मालिक था टंट्याभिल। 1 लाख
भारत में नहीं, विश्व में ऐसा आदमी नहीं है जिसने पूरी व्यवस्था के खिलाफ में अपने आप को खड़ा कर दिया। जब भगवान टंट्या भील को गिरफ्तार किया गया तो उनको बताया कि भैया ये तेरी बहन है, तेरा भांजा है। उनको पहचान नहीं पाया टंट्या भील, क्योंकि 22 साल के बाद में अपनी बहन जो उसकी जवान थी कभी, वो बूढ़ी हो गई थी। जो भांजा उसका छोटा था 1 साल का, वो जवान हो गया था। वो भी टंट्या भील को नहीं पहचान पा रहे थे। ऐसी हालत कौन से किन लोगों की होती है? आप अपने बेटे को बोला मेरे लिए फांसी की सजा ले ले। आपकी लड़ाई जो आपका बेटा नहीं लड़ सकता, जो आपका सगा खून का आदमी नहीं लड़ सकता, वो लड़ाई भगवान टंट्या भील ने हमारे लिए लड़ा है। आखिरी वक्त जब भगवान टंट्या भील को बोले तो आप किसको देखना चाहते हो? तो उन्होंने बोला ये भगवान नहीं। फिर अंग्रेजों ने उनके सामने और कोई दूसरे भगवान की फोटो लाए, बोले ये भी भगवान नहीं। फिर जीसस क्राइस्ट की फोटो लाए, बोले ये भी भगवान नहीं। और बाकी फोटो लाए, बोले ये भगवान नहीं। तो भगवान कौन? तो बोले मैंने जिनके लिए जिया, जिनके लिए मैं मरने वाला हूं, वो मेरे भगवान, यानी मैं आखिरी समय मेरे समाज को देखना चाहता हूं। ऐसी बात किसने किया है इतिहास में? तुम्हारे खातिर, हमारे खातिर। यह है मिशन। ये टंट्या भील का मिशन है, बाबूराव शर्मा के का मिशन है, राघोजी भांगरे का मिशन है, तिलका मांझी का मिशन है, बिरसा मुंडा का मिशन है। ये हमारे शहीदों के विचारों का मिशन है। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए ये मिशन बनाया है। और इतिहास गवाह है, चाइना में जैसे मारा गया, जापान में जैसे मारा गया, और ये वर्तमान सरकार तो हिटलर से ले रही है, जैसे जर्मनी में मारा गया वैसे इस देश में आदिवासियों को मारा जाएगा। और ये परिस्थितियां और ये चित्र बनाने में ये लोग सक्सेस हो गए हैं। आदिवासियों को एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है कि अगर वो अपने अधिकारों की भी बात करेगा तो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमने समाज की बात की है। बहुत अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या किया जाए, कौन से रास्ते से चला जाए, कौन सा रास्ता हमारी कौम को बचा सकता है, कौन सा रास्ता हमारी लड़ाई के लिए सही रहेगा। यह बात खुलेआम नहीं होगी, यह बात बंद कमरे की है। आप तमाम लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी बात को सुने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे जाते जाते 2 सवाल करके जाता हूं। आज जैसे हम लोग संगठन में बटे हैं, पार्टियों में बटे हैं, इसके आधार पे आदिवासी अपने आप को बचा पाएगा क्या? हो या नहीं? अगर आपको बचना है तो सामाजिक रूप से एक जगह आना पड़ेगा, अपना एक मिशन खड़ा करना पड़ेगा। मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए यह प्रश्न बहुत गंभीर है। ऐसी भयानक परिस्थिति किसी दूसरे कौम के साथ में नहीं है जो आपके साथ में है। मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आज के दिन हम लोग पूरे समाज को लेकर एक अलग मंथन की तरफ जा रहे हैं। ये किसी चुनौती से कम नहीं है हमारे लिए, आपके लिए। आज का दिन, जिस समय आप लोगों ने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, मेरी नजर में आप तमाम लोगों से विनती है कि आप लोग जो बताई गई बात है, जो बताया गया परिस्थिति है, उसकी सच्चाई को समझो, उन बातों को समझो और आगे का रास्ता आप लोग बना लो। मैं तमाम लोगों से विनती करता हूं, आप लोग एक गंभीर माहौल में समाज को सोचने की कोशिश करो। एक गंभीर माहौल बना के हम समाज में काम करें।
कोई रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं क्या? कोई रास्ता हम लोग अपने समाज के लिए बना सकते हैं क्या? ये बात आप लोग दिमाग में रखिए। मैंने जो बात आपको बताई है उसमें थोड़ी भी गलत बात अगर मैंने आपको बताया होगा तो मैं गुनाहगार हूं। अगर उन परिस्थितियों में हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता या कोई मार्ग बचता है तो आप लोग बताइए। आज के दिन हम सब लोग एक अच्छे माहौल में सोचना शुरू कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से जिस बात को हम लोग रख नहीं सकते हैं उन बातों को मैंने रोका हूं। जो बातें आपसे मैं सार्वजनिक रूप से कर सकता हूं उन बातों को रखने की कोशिश किया। कोई बात मेरी आपके दिल पे लग गई होगी या बुरी लगी होगी तो उसके लिए माफी। लेकिन मैं जाते जाते आपको पूछना चाहता हूं, आप लड़ना चाहते हो या भागना चाहते हो? साथियों, एक बात तुम्हारे दिमाग में और डाल देता हूं कि इस देश में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया है। सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता का कानून 2019 में वो कानून बनाया गया और उस कानून में दो कौम के नाम नहीं है, एक मुस्लिम कौम का नाम और दूसरा आदिवासी कौम का नाम। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के साथ में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आदिवासी रहता है, वो भी हमारा रिश्तेदार है। बांग्लादेश में भी आदिवासी रहता है, वो भी हमारा रिश्तेदार है। नेपाल में भी आदिवासी रहता है, वो भी हमारा रिश्तेदार है। यानी इस देश में आदिवासी शब्द और ट्राइबल शब्द से सरकार ने अपने आप को मुक्त कर लिया है और ये देश को आदिवासी मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बिगर आदिवासियों के भारत। जो मालिक है इस देश के, उन्हीं को छोड़कर देश की संकल्पना कर रहे हैं लोग। ये आपके दिमाग में डाल लो। ये आदिवासी मुक्त भारत की शुरुआत हो गई है इस देश में। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाओगे तो हमारे पास आने वाले समय में कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैं आप लोगों से ज्यादा समय ना लेते हुए, अपने युवा साथी लोग आए हैं, कुछ अपने मेहमान हैं, आप लोग भी बात करो, आपस में कुछ सोचो। मेरा तो काम ही है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जाके अपने लोगों के बीच में उन बातों को रखना और वहां पर कुछ गंभीरता लोगों में खड़ी करके उनको समाज के लिए खड़े करना। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टंटा मामा।